Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the topic S block elements, which is your chapter from the term 2 syllabus of class 11th chemistry. So last वीडियो में हमने S block elements का पूरा जो ग्रुप 1 का डिस्कशन है वो कंप्लीट किया था एंड उसमें हमने उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, trends in the periodic table and their chemical reactions we have already discussed. So if you haven't watched that video, I'll provide the link in the description. You can watch the first part from there and then you can continue with the second part. Although इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज है, ट्रेंड्स है और केमिकल रिएक्शंस है वो हम उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे और काफी सिमिलर भी होती है. सो आप ये वाला पार्ट भी अगर पहले देखते हो सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इश्यू बिकॉज मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर भी डिटेल में कवर करने वाली हूँ. सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है देन प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट. आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 2 को. ठीक है, ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे? स्टार्ट होता है बेरिलियम से. सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. और लास्ट में रेडियम भी होता है बट सेम जैसे ग्रुप 1 में फ्रांशियम था, रेडियो एक्टिव था, सिमिलरली यहाँ रेडियम भी क्या होता है? रेडियो एक्टिव इन नेचर. सो उसको हम यहाँ पे स्टडी में इंक्लूड नहीं करेंगे. विल बी गोइंग टू स्टडी दीज 5 एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 2 ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. अब ये चीज तो हमें पता ही है कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट में क्यों आते हैं, बिकॉज इन सभी एलिमेंट्स में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है दैट एंटर्स इन द एस सबशेल. एंड अगर इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें बच्चों, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2. ग्रुप 1 की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? NS1. ग्रुप 2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2. हम इसको कंपैरेटिवली करते हुए चलेंगे सो दैट यू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑल्सो. क्लियर? चलो. सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन देखें बच्चों, बेरिलियम के लिए 2s2, मैग्नीशियम 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 and so on. So these are the general configuration for the group 2 elements. करेक्ट है बिल्कुल? ठीक है जी. कॉन्फ़िगरेशन देख ली. जनरल नेम की बात करें तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. करेक्ट. ग्रुप 1 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स. और ग्रुप 2 को बोलते हैं हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ये भी ठीक है. अब अगर पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स की बात करें तो जो सबसे पहला ट्रेंड हम डिस्कस करते हैं दैट इज रेडियस और साइज. सो अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रेंड की विच इज आयनिक रेडियस और द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स. सो इसमें कंपैरिजन करें, बिल्कुल सेम लॉजिक है. पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड रेडियस जो है वो क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होता है. और डाउन द ग्रुप रेडियस क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा है. रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसका चैप्टर 3 में भी और पार्ट 1 में भी. रीजन क्या होता है? डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं एंड एज अ रिजल्ट द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज. डिस्टेंस इंक्रीज हो गया दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा उनके बीच में? डिक्रीज. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होते इसका क्या मतलब है? वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर रह सकता है. न्यूक्लियस उसे अपनी तरफ पुल नहीं करेगा. एज अ रिजल्ट रेडियस क्या हो रहा है? साइमल्टेनियसली डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करें तो डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम द रेडियस इज डिक्रीजिंग. ठीक है जी. ये ट्रेंड हमने डिस्कस कर लिया, बिल्कुल सिंपल है. अब अगर हम इन्हीं का कंपैरिजन करें ग्रुप 1 एलिमेंट्स के साथ, दैट मीन्स अगर हम कंपैरिजन करें इसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम के साथ, तो अब आप मुझे बताओ कि अगर हम लिथियम और बेरिलियम में कंपैरिजन करें तो किसका साइज ज्यादा होगा? देखो, जो साइज का ट्रेंड है वो क्या कहता है? दैट व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड द रेडियस डिक्रीजेस. रीजन बीइंग सेम शेल में न्यू इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं एंड जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है. एज अ रिजल्ट जो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एंड बिकॉज ऑफ द सेम लॉजिक क्या होगा? लिथियम से बेरिलियम की तरफ जब हम मूव करेंगे तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा. करेक्ट है. सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा.
सोडियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम छोटा होगा। तो हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स का और ग्रुप 2 एलिमेंट्स का कंपैरिजन करें तो जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स। जो इनके सामने वाले एल्कली मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में इनका साइज क्या होगा, स्लाइटली स्मॉलर। वो इस ट्रेंड से हम इजिली जस्टिफाई कर सकते हैं। करेक्ट है जी, ठीक है। हमने सेकेंड ट्रेंड भी डिस्कस कर लिया, फर्स्ट ट्रेंड हमने पूरा रेडियाई का डिस्कस कर लिया और कंपैरिजन भी कर लिया। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड ट्रेंड। सेकेंड ट्रेंड हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, चलो इसको पूरा दोबारा ही करते हैं। बताओ आयनाइजेशन, जस्ट गिव मी अ मिनट। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो अगर किसी भी एटम में से मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, सो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में जो एनर्जी लगती है बच्चों उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बिल्कुल करेक्ट। अब आयनाइजेशन एनर्जी बताओ इसकी कम होगी या ज्यादा होगी? जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ये अपने इलेक्ट्रॉन इजीली देंगे या इनको इलेक्ट्रॉन देने में टाइम लगेगा? हम कैसे गेस कर सकते हैं? यूजिंग देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप किसी भी एक अल्कलाइन अर्थ मेटल को उठाओ और उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। बात कर सकते हैं हम कैल्शियम की, बात कर लेते हैं। कैल्शियम को थोड़ा लंबा हो जाएगा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम तक ले लेते हैं। मैग्नीशियम की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 एंड 12 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया 3s2। ये हो गया मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन, है ना। लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन किस में आए, एस में। अगर हम थोड़ा बैकवर्ड्स जाएं और अपना जो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हम कॉन्फ़िगरेशन फिल करते थे उसको देखें तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, 2a2, बिकॉज एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 12, है ना जी। सो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मैग्नीशियम है उसका जो वैलेंस शेल है दैट इज दिस शेल, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। होने कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, वो सोचेगा कि मैं किसी भी तरह अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दूं ताकि जो मेरे लास्ट शेल हो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन। सो बिकॉज मैग्नीशियम खुद से ये चाहता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, लो। इसका मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स कि अगर मैं सिर्फ थोड़ी सी भी एनर्जी दूंगी, है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, तो वो इजीली उसी एनर्जी में अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देंगे। करेक्ट है लॉजिक, ठीक है जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो हमने समझ लिया। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए जनरली क्या होगी, कम ही होगी, वो भी हमें क्लियर होगी। अगर कंपैरिजन करें इस पूरे ग्रुप के अंदर, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बेरिलियम से। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। सो इसमें जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो आप मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज? देखो डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियस का, है ना, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, साइज बढ़ते बढ़ते डिक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आउटर इलेक्ट्रॉन अब इजिली रिमूव हो सकता है। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो अगर हम इन 5 एलिमेंट्स में कंपैरिजन करें तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी और बेरियम की सबसे कम होगी। ठीक है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमें क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम थिंग कंपैरिजन करेंगे इन्हीं का ग्रुप 1 एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी से। देखते हैं, यहाँ पे हम ग्रुप 1 लिख लेते हैं, लिथियम, सोडियम। अगर आप बार बार इसको लिखोगे तो भी आपको ये याद भी हो जाएंगे, अदरवाइज आपको लगेगा कि काफी सारे एलिमेंट है इनको याद करना है। चलो यहाँ पे देखो, इसमें भी ट्रेंड वही फॉलो होता है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। बट अगर हम लिथियम और बेरिलियम में कंपैरिजन करें, अगर इन दोनों की बात हो तो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। दैट मीन्स अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लिथियम एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना हो और बेरिलियम एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना हो, तो अगर मैं इनका कंपैरिजन करूंगी, सो बेरिलियम विल टेक मोर अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन, वेयर एज लिथियम विल हैव कंपेरेटिवली अ लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी।
रीजन बीइंग लिथियम और बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंपैरिजन करें, साइज में कंपैरिजन करें तो साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लॉन्ग द पीरियड। साइज डिक्रीज होने का मतलब क्या है, जो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। अब न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए मुझे एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो यही रीजन है कि आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम के लिए ज्यादा होगा। कंपैरिजन करें तो इस तरह से ट्रेंड वैरी करता है। इसको अगर हम कॉन्फ़िगरेशन से समझे तो एक और लॉजिक है इसको देखने का। देखो, लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11, जब आयनाइज होगा तो Na+ बनाएगा और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8 और इलेक्ट्रॉन 10, है ना। पहले क्या थी, 2,8,1। ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। 2,8 हो गया। अब ये स्टेबल है Na+ की फॉर्म में। इसी का कंपैरिजन बच्चों आप कर लो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल से। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कराओगे, पहले सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो Mg+ बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2,8,1। सो अब आप मुझे ये देख के बताओ कि ये कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 क्या कुछ ज्यादा स्टेबल है? नहीं, अभी भी इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है और ये अभी भी स्टेबलाइज नहीं हुआ है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं हुआ है। सो स्टिल इट इज अनस्टेबल। सो अगर मुझे ये स्टेप में कुछ एनर्जी यहाँ पे देनी भी होगी तो वो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फॉर सोडियम, बिकॉज सोडियम में इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद स्टेबिलिटी आ रही है, जबकि मैग्नीशियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। पहली जो स्टेप में आयनाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब सोडियम में तो पहला इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो गया, क्या सोडियम अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करके Na+2 बनाएगा? कभी भी नहीं, बिकॉज उसका मतलब क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन 2,8 से 2,7 हो जाना, विच इज हाईली अनस्टेबल। सो वो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत 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 ज्यादा वैल्यू की होगी। वहीं पे अगर हम इसके सेकेंड स्टेप में कंपैरिजन करें तो यहाँ क्या होगा, Mg2+ है बच्चों, सॉरी Mg+ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होगा तो क्या बनेगा, Mg2+ प्लस एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो अर्लियर इट वाज 2,8,1, एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद इट बिकम्स 2,8। सो अभी 2,8 वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज स्टेबल। सो इस स्टेप के आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अभी भी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, अब कम होगी। बट स्टिल अगर हम कंपैरिजन करें दोनों में तो इसमें तो एक ही स्टेप की आयनाइजेशन एनर्जी काउंट हो रही है और इसमें हमें दोनों की ऐड करनी है, तो वैसे भी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। सो कंपैरिजन आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, रीजन हमने प्रॉपर समझा है, और अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, वो भी हमने लॉजिक क्लियर कर लिया है। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कभी भी मेंशन कर सकते हो। चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेंड की तरफ। अगर फर्स्ट पार्ट आपने देखा हो तो याद होगा नेक्स्ट ट्रेंड हम क्या डिस्कस कर रहे थे, याद करके बताओ जल्दी से। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चों हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी की अब हम बात करेंगे। ओके, सो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल को हाइड्रेट करने की टेंडेंसी, किसी भी मॉलिक्यूल को गीला करने की, उसको वाटर के साथ इंटरेक्शन करने की, वाटर से सराउंड करने की जो टेंडेंसी होती है, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, दैट इज नोन एज योर हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूं कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट वॉच कर लिया तो इट इज वेरी रिलेटेबल, आप इसको एकदम से उससे रिलेट कर सकते हो। हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी अगर हम कंपैरिजन करें? ये एलिमेंट तो हमें बार बार लिखने ही है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। सो हाइड्रेशन की बात हो रही है। अब हम इन एलिमेंट्स को अगर हाइड्रेट करना चाहते हैं, वाटर के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, वाटर के साथ हाइड्रेट होने के बाद कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, सो उसमें इनके आयंस इन्वॉल्व होंगे, एज इट इज मेटल की फॉर्म में तो नहीं होंगे। सो हम इनके क्या देखेंगे? आयंस, विच इज Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+।
सो बच्चों अगर इनमें आप कंपैरिजन करो तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है ये हमें याद रखना है, इट डिक्रीजेस। लॉजिक क्या है इसका, स्मॉलर द केटायन, ठीक है, स्मॉलर द केटायन या आयन भी बोल सकते हैं आप, स्मॉलर द केटायन ग्रेटर हाइड्रेशन। जितना छोटा केटायन होगा वो उतने इफेक्टिवली वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर पाएगा और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा होगा, और जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उसको वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंड करना भी इजी होगा, और उसमें जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी बच्चों रिलीज होती है वो भी ज्यादा होती है। सो स्मॉलर द केटायन ग्रेटर द हाइड्रेशन, और वी कैन से ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो कंपैरिजन करें, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, मैक्सिमम। क्लियर जी ये, चलो। सो अभी हमने क्या डिस्कस किया, हम डिस्कस कर रहे थे ग्रुप 2 एलिमेंट्स के बारे में, एंड हमने इसके सारे ट्रेंड्स जो हमें पढ़ने थे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड वो स्टडी कर ली है। अभी हम मूव ऑन करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज अगेन बहुत ज्यादा कुछ स्पेशल मेंशन नहीं की गई है। मेटल्स है तो जनरल प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और हीट को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। देन अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनफैक्ट एल्कली मेटल से भी थोड़ा हाई ही होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। कलर की बात करें तो मोस्टली सिल्वर, व्हाइट और क्रिस्टलाइन टाइप के सॉलिड्स ये होते हैं, ठीक है। वही मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सॉनरस होते हैं, वो सब सिंपल हमारे कॉन्सेप्ट हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के। एक डिफरेंट प्रॉपर्टी जो है वो ये कि अगर हम इसमें देखें कि ये फ्लेम ये भी क्या देखते हैं कलर को। जैसे हमने एल्कली मेटल्स में स्टडी किया था कि जो फ्लेम होती है वो कलर्ड होती है, जैसे इनको हम हीट करेंगे तो जो फ्लेम का कलर होगा वो डिफरेंट होता है। तो हमें ये देखना है क्या ये वाले एलिमेंट्स भी वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। सो जी हाँ, ऐसा होता है। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करो तो जो लास्ट के 3 एलिमेंट हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये फ्लेम का कलर देते हैं। होता क्या है, इनके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली इजिली आयनाइज हो सकते हैं, तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर एक्साइटेड स्टेट में जाता है और उस टाइम पे कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। अब एक्साइटेड स्टेट है तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इतना स्टेबल नहीं होगा, वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वापस आएगा। जब वापस आता है तो वो कुछ एनर्जी एमिट करता है और ये एनर्जी वो एमिट करता है विजिबल रीजन में, and that is the reason that these particular elements show characteristic color of the flame through which it is heated. अगर बात करें बेरिलियम और मैग्नीशियम के बच्चों, सो बेरिलियम और मैग्नीशियम में कंपैरेटिवली क्योंकि साइज स्मॉलर होता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, एंड यही रीजन है कि इजिली इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाता। सो यहाँ पे एक्साइटेशन ही नहीं होता है तो विजिबल रीजन में कोई एमिशन नहीं होगा तो कलर भी जनरेट नहीं होगा। सो अगर इसमें आपको याद रखना है तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कलर देते हैं फ्लेम का, एंड बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम का कलर नहीं देते हैं। So this was about the physical properties of these group 2 elements. Now we will move on to the chemical properties or say chemical reactions of the group 2 elements. Group 2 elements के लिए भी हमें वही 6 chemical properties पढ़नी है जो हमने group 1 elements के लिए स्टडी की है। The first property is reaction with air. ये हमें पता ही है बिकॉज इनका भी मेटालिक नेचर है। सो यहाँ पर भी जब ये एयर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, रिएक्शन विद एयर, सो उसमें ये सभी मेटल्स क्या करते हैं, एयर के साथ, यानी कि उसमें जो मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ये हमें पता ही है, बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। मेटल ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है जी। कौन कौन से एलिमेंट है अगेन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। सो ऑल्दो ऑल ऑफ दीज मेटल्स फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, बट अगर कंपैरिजन करें तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म दी ऑक्साइड्स वेरी वायलेंटली और इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे हमने ग्रुप 1 एलिमेंट के लिए भी पढ़ा था कि उसके सारे ही ऑक्साइड्स जो होते हैं एक वायलेंट रिएक्शन देते हैं, बहुत जल्दी एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। बट इनमें कंपैरिजन करें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में इतना फास्ट रिएक्शन नहीं होता है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में थोड़ा फास्ट रिएक्शन होता है। रिएक्शन इसमें आप इजिली बना ही सकते हो। बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, BeO। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट
जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट्स में बच्चों आपके सिंपल मोनोक्साइड्स भी बनते हैं, पेरोक्साइड भी बनते हैं, सुपर ऑक्साइड बनते हैं। यहाँ ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे ही एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, सिंपल मोनोक्साइड्स। जो हमारा बिल्कुल हमने पहले पढ़ा हुआ है कि कैसे बनता है, बेरिलियम के ऊपर 2+ चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर 2-, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या देते हैं, BeO। इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है जी। सो आप किसी भी एलिमेंट के लिए बनाओ, सेम इसमें ऑक्साइड बनेगा। बैलेंसिंग आप कर ही सकते हो, बहुत सिंपल बैलेंसिंग है यहाँ पे, है ना। डन। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे हमारे पास क्या था, लिथियम था, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके बच्चों क्या बनाता था, नाइट्राइड। वैसे ही बेरिलियम भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, Be, और यह आ जाएगा 3N2। ठीक है। सिमिलरली मैग्नीशियम जो है वो भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है एंड बनाता है Mg3N2। ये वाला पॉइंट तो आपको डायगोनल रिलेशनशिप में बताया ही था, बिकॉज लिथियम नाइट्राइड बनाता है तो मैग्नीशियम भी बनाता है, ये इनकी डायगोनल प्रॉपर्टी है। सो ये दो एलिमेंट नाइट्राइड्स बनाते हैं और ऑक्साइड्स भी बनाते हैं, एंड वैसे बाकी सारे एलिमेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं, एंड दैट टू सिंपल मोनोऑक्साइड। चलो जी, क्लियर है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद वाटर। कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। सिंपल एक रिएक्शन देख लो कोई भी, कैल्शियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये रिएक्शन आप 5 एलिमेंट के लिए लिख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद, इसकी बहुत मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो बहुत जल्दी रिएक्शंस कवर हो जाएंगे हमारी। ओके, राइटिंग आप इग्नोर कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है। रिएक्शन विद हेलोजेंस हम बात कर रहे हैं। सो मेटल है, हमें पता ही है हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल डाइहैलाइड, है ना जी। सारे मेटल्स यही बनाएंगे। ठीक है। MgCl2, BeCl2, और आपका बन गया CaCl2, CaF2, CaBr2। सो ये सब आपके हाइलाइट्स बन सकते हैं। थर्ड रिएक्शन हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज योर फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है हमारी, पहले भी हमने पढ़ी है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाँ जी, मेटल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसके मेटल हैलाइड्स बनाए तो कोई भी मेटल आप लोगे उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, M, और साथ में H2, बिकॉज M2+ चार्ज है तो क्या बनेगा कंपाउंड, NH2। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, BeH2। कैल्शियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CaH2। सो इसमें आप हेडिंग लिख सकते हो, ये है आपकी फोर्थ रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि ये 5 एलिमेंट सेम यही रिएक्शन देंगे ना, सिंपली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्राइड्स बन जाएंगे। बट जो बेरिलियम वाला पोर्शन है, बेरिलियम जो एलिमेंट है वो सिंपल ऐसे हाइड्राइड नहीं बनाता, वो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। सो ये हमें याद रखना है, बिकॉज ये एक डिफरेंट पॉइंट है, तो ये आपसे एग्जाम में फॉर श्योर पूछा जा सकता है। सो रिएक्शन कैसे होगा, बेरिलियम का हाइड्राइड एग्जिस्ट तो करता है, सो हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, विल यूज अ ऑल्टरनेटिव रिएक्शन। हम क्या करेंगे, हमें पता है बेरिलियम का क्लोराइड इजिली बन जाता है, सो हम BeCl2 लेंगे एंड इसका रिएक्शन कराएंगे LiAlH4 के साथ, विच इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो ये BeCl2 को रिड्यूस कर देगा अप टू BeH2 और हमें अपना हाइड्राइड मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। साथ में आपका फॉर्म होगा LiCl प्लस AlCl3 एज साइड प्रोडक्ट्स। So this is how reaction with hydrogen occurs for different elements and how beryllium hydride can be prepared using BeCl2 as initial reactant. Okay, 4 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। 5th रिएक्शन क्या थी जो हमने ग्रुप 1 एलिमेंट में भी स्टडी करी थी, एटलीस्ट हेडिंग्स आपको अब तक क्लियर हो जानी चाहिए अगर आपने एक बार भी टॉपिक देखा है या पढ़ा है तो, है ना।
इतना अच्छा, इतना स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझोगे ना, स्टेप बाय स्टेप, तो आपका इसमें आई डोंट थिंक सो कोई मार्क्स कट हो सकते हैं, क्योंकि जो आपके काफी सारे टॉपिक्स थे वो कट ही हो गए सिलेबस से। जैसे आपका एक टॉपिक था इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, वो डिक्रीज हो गया है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम जो इस ग्रुप 2 एलिमेंट से रिलेटेड था, वो आपके सिलेबस से कट हो गया है। सो जिसमें ज्यादा रिएक्शन थी वो तो उन्होंने वैसे भी रिड्यूस कर दिया। तो अभी इसका सिलेबस क्या है, काफी सिंप्लीफाइड है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ रिएक्शन, reducing nature. So if we talk about these group 2 elements, they act as reducing agent. Reason being, all these metals have low ionization energy. That means they easily donate their electrons. And because loss of electron is taking place, we can say oxidation reaction is occurring. So we can conclude that all these elements easily oxidize, and since these are getting oxidized, they will act as better reducing agent. ये ऐसे एलिमेंट है जो खुद तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और सामने वाली स्पीशीज को वही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके उसको रिड्यूस कर देंगे, बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन. सो दीज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. अगर हमें चेक करना है क्या ये सच में अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम उसके लिए इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है E0 का वैल्यू वो मेजर करते हैं. जितना ज्यादा ये वैल्यू नेगेटिव होता है उतना ज्यादा ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं. सो जब इनके लिए वैल्यूज देखी गई तो इन सभी के लिए वैल्यूज क्या थी, काफी नेगेटिव वैल्यूज थी. सो उसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. फिफ्थ रिएक्शन डन है. सिक्स्थ रिएक्शन की बात करते हैं. सिक्स्थ रिएक्शन वाज द वन विच वाज डिफरेंट एंड जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया हुआ था. पहली बार हमने कहा इसको पढ़ा है, ग्रुप 1 एलिमेंट्स में. सो उसी रिएक्शन को हम यहां पर रिपीट करेंगे. बिल्कुल सेम रिएक्शन होता है. इट इज सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया. दैट मीन्स अगर मैं इन सब मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करूं तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा. सो जैसे ही हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन मिलता है एक तो. एंड ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग इन नेचर होता है. तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कलर ब्लू क्यों होता है एंड ये सॉल्यूशन कंडक्टिंग नेचर का क्यों होता है. उसका एक्सप्लेनेशन कहां से आएगा, देखकर कि सॉल्यूशन में हो क्या रहा है. देखते हैं. सॉल्यूशन में ऑब्वियसली ये एज इट इज मेटल की फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं होंगे. सबसे पहले क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन में जाते ही, आयनाइज. बेरिलियम की बात करें, अब बेरिलियम भी छोड़ा, आप हम जनरल ले लेते हैं कि हमारे पास मेटल M है. उसमें आप कोई भी मेटल पुट कर सकते हो, सबका सेम रिएक्शन. मेटल M है. इनिशियली क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, आयनाइज होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन तक ये लूज कर सकता है. तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे. अब सॉल्यूशन में अमोनिया के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. ये जो M2 प्लस आयन है ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है. हमें नहीं पता ये कितने मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो रहा है. सो वी यूज अ वेरिएबल x हियर टू डिफाइन द नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स विद मेटल. सो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इसमें एक ऐसा केटायन फॉर्म होता है MnH3x 2+. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या करते हैं, खुद को अमोनिया मॉलिक्यूल से सराउंड कर लेते हैं. बिकॉज हियर ऑल्सो वी डोंट नो हाउ मेनी अमोनिया मॉलिक्यूल, सो वी यूज अ वेरिएबल y. कंबाइन होके ये कुछ इस तरह के आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. स्टोइशियोमेट्री को बैलेंस हम कर सकते हैं. ठीक है. इसको यहाँ पे आ जाएगा 2 है ना, और ये माइनस ही रहेगा बिकॉज 2 तो हमने वैसे भी उसको कर दिया. सो ये आपका, जैसे ही इन मेटल्स का हमने सॉल्यूशन बनाया लिक्विड अमोनिया में, तो सॉल्यूशन में हमें ये दोनों कॉम्प्लेक्स आयंस मिलते हैं. यही इसका रिएक्शन है. सो विद दिस हमने क्या किया है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की सारी जो 6 रिएक्शन थे बच्चों, उनको कंप्लीट कर लिया है. फर्स्ट रिएक्शन विद एयर, सेकेंड रिएक्शन विद वाटर, थर्ड रिएक्शन विद हेलोजेंस, फोर्थ रिएक्शन विद हाइड्रोजन, फिफ्थ रिएक्शन विद solutions in liquid ammonia, and the sixth reaction they are reducing nature. अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड हाउ इट coordinates its properties and are showing a diagonal relationship with the element
एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम और हमारे पास बेरिलियम में क्या डायगोनल रिलेशनशिप है हम वो भी देखते हैं। हाँ जी, तो अगर हम बात करें बेरिलियम के एनॉमलस बिहेवियर की, तो सिमिलरली जैसे लिथियम की कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो अपने बाकी एलिमेंट से डिफरेंट होता है, सिमिलरली बेरिलियम इज comparatively different from the other elements of the group in its behavior in many ways. That is why its anomalous behavior is studied separately. The reason behind this anomalous behavior is because of its small size as compared to the other elements of the group. Second, because of its high ionization enthalpy. Also because of its high hydration enthalpy as compared to other elements of the group 2. है ना? इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से बेरिलियम कुछ डिफरेंट बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस पूरे क्या बोल सकते हैं, हम पूरे ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम ही नाइट्राइड्स बनाते हैं, बाकी कोई एलिमेंट नहीं बताता। अगर नेचर की बात करें तो बेरिलियम हार्ड होता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी जनरली क्या होता है, हाई होता है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। अगर बात करें किस तरह से बॉन्ड करता है, तो बाकी सबके जो हैलाइड्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं, बट इसके में कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है। सो अगर कंपाउंड फॉर्मेशन की बात करें तो बेरिलियम के कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं, एंड बाकी सब क्योंकि मेटालिक नेचर ज्यादा शो करते हैं, इजिली अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, शेयरिंग इतना पसंद नहीं करते, तो उनके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, आयनिक नेचर के होते हैं। सो यही इसका नेचर हो गया, ठीक है। अगर इसके ऑक्साइड्स की बात करें, जो BO होता है उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है, दैट मीन्स इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस एंड इट हैज एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। The second part is the diagonal relationship of beryllium and aluminium. So अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखो एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सो जैसे लिथियम और मैग्नीशियम एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पे एसोसिएटेड है, सिमिलरली बेरिलियम और एल्यूमिनियम भी एक दूसरे के डायगोनल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। सो इनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है एंड इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट साइज की बात करें तो दोनों का जो आयनिक रेडियस है काफी सिमिलर देखा गया। अगर कंपाउंड फॉर्मेशन की बात की जाए तो दोनों के ही कोवलेंट कंपाउंड्स ऑब्जर्व की जाए, ठीक है। अगर हमने बात करी इनके ऑक्साइड्स की तो दोनों के ही ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक इन नेचर थे, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हो बिकॉज ये ओवरऑल एक तरह से आपका समरी का कुछ मेन पॉइंट्स हो जाएंगे जो आपको याद रखने ही है। अगर बात करें इनके जो पर्टिकुलर कंपाउंड है BeCl2 और AlCl3, ये बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग लिविस एसिड होते हैं। आपने काफी सारे रिएक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी भी किया है, हम एरो के ऊपर लिखते हैं AlCl3 एज लिविस एसिड यूज, है ना। सो दैट इज वन प्रॉपर्टी सिमिलर बिटवीन दीज टू। एंड इन दोनों के ही जब डाइमर्स हम बनाते हैं तो उन डाइमर्स में जो क्लोरीन होता है वो ब्रिज पोजिशन पे प्रेजेंट होता है। अब ये ब्रिज पोजीशन क्या होती है, डाइमर कैसे बनता है, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। दोनों पर ही इजीली एसिड्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता एंड दोनों ही एल्कली के साथ रिएक्ट करके, बेसिस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, BeOH4 2- आयन और AlOH4 2- आयन। सो आप देख रहे हो इनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज है जो क्या है एक दूसरे से मैच होती है। तो हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में एक क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है जी। So moving on to the next topic, general characteristics of the alkaline earth metals. So जिन metals की अभी तक हम बात कर रहे हैं इनके जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनता है, वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है ना। अगर ये रिएक्ट करते हैं डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स के साथ तो इनके सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि हम स्टडी करने वाले हैं। हेलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके हैलाइड्स बनते हैं। इन्हीं कुछ कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देखेंगे, या कुछ मतलब किस तरह से बिहेव करते हैं बेसिकली, वो कुछ प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले टाइप से, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। सो ये तो हमने रिएक्शन में पढ़ लिया कि जो ये मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और ये मेटल ऑक्साइड पर्टिकुलरली सिंपल ऑक्साइड्स होते हैं, ना ही पेरोक्साइड ना ही सुपर ऑक्साइड, जस्ट मोनोक्साइड। सो सिंपली जो मेटल है 2+ की फॉर्म में है, ऑक्सीजन 2- की फॉर्म में है, तो रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, MO टाइप ऑक्साइड। इसी ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड। सो हमारे पास MOH2 हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में बन सकता है।
कौन कौन से हाइड्रोक्साइड है, अगर हम उनकी सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन करें तो बच्चों जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो ये ट्रेंड आपको याद रखना है। देन अगर हम बात करें इनके नेचर की, तो मोस्टली यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड्स है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट इसमें जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो बाकी हाइड्रोक्साइड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट नेचर शो करता है। ये जो हाइड्रोक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होना चाहिए था, इनका जो नेचर है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड है, बेसिक है, तो इनको एसिड्स के साथ रिएक्ट करना चाहिए था। बट जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है पर्टिकुलरली वो बेस के साथ भी रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। सो ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट है। रिएक्शन तो सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, OH माइनस आइंस के साथ रिएक्शन कराया, बेसिक नेचर हो गया, और ये BeOH4 2 माइनस बन गया। देन BeOH2 अगेन हमने लिया, उसका HCl एसिड के साथ रिएक्शन कराया सॉल्यूशन में, और हमें क्या कॉम्प्लेक्स मिला, BeOH4Cl2। सो ये क्या शो करता है कि जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है उसका नेचर क्या है, एम्फोटेरिक है, बिल्कुल। सो ये बात हो गई इनके ऑक्साइड्स के बारे में और हाइड्रोक्साइड्स के बारे में। अगर हम मूव करें सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स पर, तो वो होते हैं हेलाइड्स। हाँ जी, हेलाइड्स, जिनको अभी हमने रिएक्शन में पढ़ा भी था। एंड हेलाइड्स की बात करें तो बच्चों जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के हेलाइड्स क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। यहाँ पर भी जो हेलाइड्स है वो आयनिक इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट अगेन जो हमारा पहला एलिमेंट है बेरिलियम। यहाँ पर भी जो बेरिलियम के हेलाइड्स होंगे बच्चों, उनका नेचर क्या होगा, कोवलेंट। कोवलेंट नेचर फेजान्स रूल से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज बाकी एलिमेंट्स के कंपैरिजन में बेरिलियम का साइज क्या है, सबसे छोटा है, तो उसमें पोलराइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, और वो इस आयनिक नेचर वाले कंपाउंड में भी कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप कर पाता है, और काफी अच्छे अमाउंट में। सो हम बोल सकते हैं कि अगर हम हेलाइड्स की बात कर रहे हैं, सो बच्चों जो बेरिलियम के हेलाइड्स होते हैं, ठीक है, BeX2 लिख सकते हैं इसको, बेरिलियम के हेलाइड्स क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं। इसी में जो पर्टिकुलरली इसका क्लोराइड होता है BeCl2, उसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बुक में अलग से मेंशन किया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो BeCl2 है नॉर्मल सॉलिड फॉर्म में तो एज मोनोमर एग्जिस्ट करता है, बट वेपर फेज में, जब वेपर फॉर्म में ये होगा तो उस टाइम पे ये डाइमर बना लेगा, ठीक है। और अगर उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे प्रेजेंट तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये पॉलीमर भी बना लेगा, मतलब इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाएंगे। कैसे देखते हैं, बेरिलियम एटम है, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इसी को हम यही चीज बोल रहे थे जो हमने वहां पे मेंशन की थी कि बेरिलियम के क्लोराइड में क्या होता है, ब्रिज बॉन्ड होता है। तो यही ब्रिज बॉन्ड है, इसका मीनिंग क्या है वो मैं भी आपको समझाती हूँ। इस तरह से इसमें बॉन्ड्स चलते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका बेरिलियम क्लोराइड के बॉन्ड्स है जो इस तरह से चलते रहेंगे। स्ट्रक्चर तो आई थिंक क्लियर है सबको, है ना। बात करते हैं क्या बात हो रही है, ये मतलब क्या चीज है ये। कुछ बॉन्ड्स को अगर आप देखो तो मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, और कुछ बॉन्ड्स को मैंने थोड़ी थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसको वेज बोलते हैं, जो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ठीक है। बेसिकली ये दो तरह की लाइंस ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये बॉन्ड्स अलग अलग प्लेन में है। दैट मीन्स इसको अगर आप इमेजिन कर पाओ तो ऐसे सोचो कि ये वाला बेरिलियम प्लेन में है, ये मेरा प्लेन है, ठीक है। सो ये बेरिलियम, ये बेरिलियम, ये बेरिलियम, एक प्लेन में बेरिलियम अरेंज्ड है। ये वाले जो दो क्लोरीन है ये इसी प्लेन में है, दिस इज बेरिलियम एंड दिस इज क्लोरीन एटम, ठीक है जी। ये जो दोनों क्लोरीन है अब ये इस प्लेन में ना होके इसके ऊपर और नीचे वाले प्लेन में है। सो ये बेरिलियम, ये बेरिलियम, क्लोरीन, क्लोरीन, बट ये वाले क्लोरीन कहाँ है, ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ब्रिज्ड क्लोरीन एटम। नेक्स्ट फिर से बेरिलियम आया, अगले जो क्लोरीन के साथ बॉन्ड है वो इसी प्लेन में, इसी प्लेन में। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट क्लोरीन है वो वापस ऊपर एंड नीचे। सो इस तरह से इसमें ऑल्टरनेट जो बॉन्ड से कैसे मूव करते हैं, प्लेन में देन ब्रिज्ड, प्लेन में देन ब्रिज्ड, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। सो ये सिंपल इसके लाइट्स की बात हो गई, नीचे की बात हो गई, ठीक है जी। अगर बात करें इनके हाइड्रेट्स की तो इन सब के हाइड्रेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो इसके हेलाइड्स होते हैं उनके, ठीक है।
जैसे लिथियम का हैलाइड कौन सा एग्जिस्ट करता था, LiCl2.2H2 उसका हाइड्रेट था। यहाँ पर क्या बनता है, MgCl2.HH2 एग्जिस्ट करता है, CaCl2.6H2 बच्चों एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली आपका BaCl2.2H2 एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे आप ट्रेंड भी देख रहे होंगे कि डाउन द ग्रुप में पता है जैसे जैसे केटायन का साइज बढ़ता है हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो हाइड्रेट भी मैग्नीशियम ज्यादा अच्छे से बना पा रहा है कंपेयर टू कैल्शियम एंड बेरियम, बट हाइलाइट्स इनके एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी हाइड्राइड्स, है ना। सो ये भी इनके हैलाइड्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई और एक स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी, हैलाइड्स भी कंप्लीट हो गए। लास्ट जो हमारा इसमें पार्ट बचा है दैट इज इट्स ऑक्सो एसिड सॉल्ट। सो जो हमने ग्रुप 1 एलिमेंट्स का अगेन डिस्कस किया था पूरे के पूरे कंपाउंड, उसमें हमने ऑक्सो एसिड्स काफी डिटेल में डिस्कस किया था क्या होता है। मैं एक बार आपको क्विक रिविजन फिर भी कराऊंगी कि अगर किसी ने ना देखा हो वीडियो तो उसका लिंक ब्रेक ना हो। सो टाइप ऑफ कंपाउंड में वो क्या नेम बोल रहा है, इट इज सेइंग सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड, मतलब मेटल जो हमारे हैं इसका मतलब वो ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे होंगे और सॉल्ट्स बना रहे होंगे। सो मेटल प्लस ऑक्सो एसिड गिव्स सॉल्ट्स। ये ऑक्सो एसिड कौन कौन से हो सकते हैं आपके, H2SO4, ठीक है जी, H3PO4, इसके जनरली फिर भी कम एग्जिस्ट करते हैं, H2CO3, HNO3, ये सारे आपके ऑक्सो एसिड्स हैं। बेसिकली ऑक्सो एसिड एक इस तरह का एसिड होता है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन से डायरेक्टली लिंक्ड भी हो। फॉर एग्जांपल H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऑक्सीजन तो 4 प्रेजेंट है, बट एटलीस्ट एक ऑक्सीजन इसमें ऐसा होना चाहिए जो हाइड्रोजन एटम से डायरेक्टली लिंक्ड हो, तभी भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक ऑक्सो एसिड है। सो एज यू कैन सी हियर this oxygen is directly linked with hydrogen atom, so we can classify H2SO4 that is sulfuric acid as an oxo acid. So done है जी, क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। मेटल ऑक्सो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट। सो बेसिकली मेटल जब इनके साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, इनके कार्बोनेट्स बनते हैं, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल सल्फेट्स, है ना, मेटल नाइट्रेट्स, मेटल फॉस्फेट्स। कार्बोनेट्स की बात करें तो ये कार्बोनेट जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है जी। अगर नेचर की बात करें तो जो कार्बोनेट्स होते हैं ये M2CO3 टाइप के कंपाउंड्स, ये इजिली हीट होके डिकम्पोज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एज बाय प्रोडक्ट और ऑक्सीजन भी कई बार रिलीज करते हैं। सल्फेट्स की बात करें, ठीक है, जैसे इसका सल्फेट क्या हो जाएगा आपका MSO4 टाइप, है ना। फॉर एग्जाम्पल BaSO4 हो गया, CaSO4 हो गया, ये सल्फेट्स हो गए इसके। ये सल्फेट्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है जी। ये इजिली डिकम्पोज नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये थर्मली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। नाइट्रेट्स की बात करें बच्चों, ये हो गया आपका MnO32 टाइप, जो इसके नाइट्रेट्स होते हैं, थर्मली स्टेबल नहीं होते हैं। अगर हम इनको हीट करें तो डिकम्पोज होकर क्या बना लेते हैं, ये अपने ऑक्साइड्स बना लेते हैं और साथ में फॉर्म करते हैं NO2+O2। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एंड विद दिस योर कंप्लीट एस ब्लॉक एलिमेंट यूनिट इज ओवर, बिकॉज जो आपका एक टॉपिक था इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है जी। सो आपको उसको इस सेशन के लिए जो अभी एग्जाम देंगे 21, 22 उनको वो टॉपिक करने की जरूरत नहीं है। जितना भी अभी हमने डिस्कस किया, अगर कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव इट अ लाइक। थैंक यू।